आज इस वीडियो में हम सैंपल पेपर का पार्ट बी पढ़ेंगे। पार्ट बी में क्या है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि हमारा ऑप्शन 1 है। देखिए इसमें 4 ऑब्जेक्टिव रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए क्या है, अ कंपनी हैड फॉलोइंग बैलेंस इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट। अभी क्या चाहते हैं, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ चेंज इन इन्वेंट्री इन द बुक्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में चेंज इन इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान दें, रॉ मटेरियल चेंज इन इन्वेंट्री में नहीं आएगा, बाकी सब आएंगे। और हम क्या करेंगे, ओपनिंग में से क्लोजिंग को माइनस करेंगे। तो देखिए ओपनिंग की वैल्यू कितनी है, 3,60,000 ओपनिंग की वैल्यू है। उसमें से हम क्लोजिंग की वैल्यू माइनस करेंगे 3,70,000। हमारा आंसर क्या है, 10,000 से नेगेटिव। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखें, inventory turnover ratio of a company was 5 times. The firm had revenue from operation of rupees 5 lakh and gross profit was 25% on cost of revenue from operation. Determine the amount of opening inventory if closing inventory is 60,000. अब देखिए ये 1 मार्क के क्वेश्चन में 3 मार्क जैसा क्वेश्चन पूछ लिया है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। क्या दिया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इसका फॉर्मूला लिखा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको अपन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं, डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इसका आंसर हमें पता है कितना है, 5 टाइम्स। अब इसमें क्या पता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें तो क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो क्वेश्चन में नहीं है। देन और क्या दिया, ग्रॉस प्रॉफिट वाज 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो 5 लाख तो वो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ही नहीं, वो तो क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब इस 5 लाख का 25% भी कैलकुलेट नहीं करेंगे, जो कर लेंगे तो गलत होगा। 5 लाख क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और परसेंटेज किस पे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एजम्पशन लेना पड़ेगा। और वो एजम्पशन के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, जिसे हम जानते हैं हमारी सेलिंग प्राइस क्या होती है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। हमें सेलिंग प्राइस पता है कितनी है, 5 लाख। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं पता है, तो इसे हम एज्यूम कर लेंगे x, और जीपी कितना है, इस x का 25%। जीपी कितना है, इस x का 25%। तो किसी भी चीज का 25% अमाउंट यदि हम निकालेंगे तो क्या होगा, 2 जीरो से काटिए 0.25 हो जाएगा। तो x का 25% निकालेंगे तो हो जाएगा 0.25x। 5 लाख इज इक्वल टू 1.25x। 5 लाख को डिवाइड करा हमने किससे, 1.25 से। तो क्या है आंसर, x। हमारा आंसर है 4 लाख। अब देखिए 4 लाख क्या है, जिससे हमने x एज्यूम किया था। x हमने किसको एज्यूम किया था, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को x माना था। हमें इसे क्यों ढूंढना था, क्योंकि ये वैल्यू पे, ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी, तो हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें। हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख है। एवरेज इन्वेंट्री नहीं पता, इसका आंसर कितना, 5। तो 4 लाख को हम जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारी एवरेज इन्वेंट्री आएगी, जो आया 80,000। एवरेज इन्वेंट्री कितनी है, 80,000। अब क्वेश्चन में क्या चाहते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री बताओ, यदि क्लोजिंग कितना है, 60। तो अभी भी हमें क्या मिला है, एवरेज इन्वेंट्री मिली 80,000। अब एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। क्लोजिंग दे रखी कितनी है, 60,000। हमें ओपनिंग नहीं पता, ओपनिंग हमने फिर से मान ली x। क्लोजिंग कितनी है, 60,000 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, जो हमारी एवरेज इन्वेंट्री थी, कितनी थी एवरेज इन्वेंट्री, 80,000। इस 80,000 को हम यहाँ लाके लिख दें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x प्लस 60,000 इज इक्वल टू 1,60,000। कहाँ से आया, इस 80,000 में हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये x पीछे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1,60,000 माइनस 60,000, क्या बचा, x इज इक्वल टू 1 लाख। x की वैल्यू कितनी आई, 1 लाख। 1 लाख क्या था अपना, ओपनिंग इन्वेंट्री। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख की। तो सी इज द राइट आंसर। इसके और में असर्शन रीजन है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज ऑलवेज हायर देन नेट प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नेट प्रॉफिट रेशियो से, यहाँ क्या होता है, ऑलवेज, क्या हमेशा ज्यादा होगा, तो मैक्सिमम केस में ज्यादा होगा, पर जरूर नहीं हो कि हमेशा ही ज्यादा हो। यदि इनडायरेक्ट इनकम ज्यादा हो जाए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है, यदि इनडायरेक्ट इनकम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाए तो उस केस में नेट प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है ग्रॉस प्रॉफिट से। तो हम कहेंगे असर्शन गलत है, क्योंकि वर्ड ऑलवेज लिखा है। अब रीजन क्या कहा, टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट इनडायरेक्ट एक्सपेंस आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट एंड इनडायरेक्ट इनकम्स आर एडेड टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो सही बात है, ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट में आता है, इनडायरेक्ट इनकम भी क्रेडिट में आती है, तो वो सब ऐड होंगे और उसमें से हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते, तो रीजन सही है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी। ए इज इनकरेक्ट एंड आर इज करेक्ट। नेक्स्ट, proposed dividend for the year ended 31st March 25 and 31st March 24 was 2,50,000 and 2 lakh respectively. Shareholder finalized the dividend amount of rupees 1,80,000 during the year ended 31st March 25 in AGM held in June July 24. Unclaimed dividend as at March 31st 25 was 10,000. Choose the correct option while preparing cash flow statement for the ended 31st March 25. देखिए क्या है, ध्यान दें, हम डिविडेंड को 2 जगह लिखते हैं। एक तो ऐड करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ये कैश फ्लो का क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करते हैं। किसको ऐड करेंगे, प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर। प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर जो होगा उसे हम ऐड करेंगे। तो इन्होंने कितना प्रपोज किया था लास्ट ईयर, 2 लाख रुपीज प्रपोज किया था। और फाइनलाइज कितना हुआ, 180। फाइनलाइज कितना हुआ, 180। तो अब 180 आप
जब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते हैं उसमें आप एप्रोप्रिएशन आइटम में प्रपोज डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर में कितना 1,80,000 ऐड करेंगे, उसमें 10,000 पे करना बाकी रह गया, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 1,70,000 का पेमेंट आएगा। ध्यान दे, पेमेंट कितना आएगा 1,70,000। मोस्टली 180 दोनों जगह आता है पर इस क्वेश्चन में उससे आगे बढ़ के कुछ बात पूछी तो 180 आप ऐड करेंगे एप्रोप्रिएशन आइटम में प्रपोज डिविडेंड के रूप में, और 180 में से 10 पे करना बाकी रह गया, तो 1,70,000 हम पेमेंट में शो करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो डी इज द राइट आंसर। प्रपोज डिविडेंड एडेड इन द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 180 एंड आउटफ्लो ऑफ डिविडेंड पेड इन द फाइनेंसिंग एक्टिविटी विल बी 1,70,000। इसके और में क्वेश्चन रहा, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 March 25 and 31 March 24 वर 3 लाख and 2,80,000 respectively. During the year, tax paid was 2,50,000. Determine the amount of tax proposed during the year by the firm. अब ध्यान दें, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर यह करना है कि यदि प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस मिल जाए, साथ में कुछ और इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए, तो आपको इसका अकाउंट बनाना चाहिए। हम एक प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाए। अब प्रोविजन फॉर टैक्स एक लायबिलिटी होता है, तो लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस सीधा क्रेडिट में आएगा बाय बैलेंस बीडी, और क्लोजिंग बैलेंस साइड आएगा टू बैलेंस सीडी। अब देखें, ध्यान से देखना, पहले 25 का बैलेंस दिया है तो ये 3 लाख क्लोजिंग बैलेंस है, बाद में 24 है तो ये ओपनिंग बैलेंस है। तो ओपनिंग बैलेंस कितना हो गया 2,80,000 और क्लोजिंग बैलेंस हो गया 3 लाख रुपीज। अब क्या हो रहा है, टैक्स पेड कितना है 2,50,000। जो टैक्स पेड किया वो डेबिट में आएगा टू बैंक के नाम से 2,50,000 रुपीज। डिफरेंस निकाले 5,50,000, इसमें से 280 माइनस करा तो रिमेनिंग 2,70,000 क्या है, आपने कितना इस बार स्टेटमेंट ऑफ P&L से प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए पैसा निकाला, तो 270 इज द राइट आंसर। तो डी इज द राइट आंसर 270। एक और क्वेश्चन देखे 30 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर ए फाइनेंसिंग कंपनी। अब ध्यान दें, फाइनेंसिंग कंपनी के केस में ध्यान दें, ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए दो तरह की कंपनी रहेगी, फाइनेंसिंग कंपनी और नॉन फाइनेंसिंग कंपनी। फाइनेंसिंग कंपनी वो होती है जिसका मेन काम क्या होता है, रुपए को लेना और रुपए को देना, मींस व्हाट, जो फंड्स मनी में ही एक्सचेंज करते रहते हैं। जैसे बैंक हो गया, बैंक लोन लेती है, लोन देती है, म्यूचुअल फंड्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, तो ये सब फाइनेंसिंग कंपनी कहलाएगी। अब फाइनेंसिंग कंपनी का मेन काम क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, लेना देना। तो यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी कभी नहीं होगा किसी के लिए भी, ये हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। इवन यह तो कैश फ्लो ही नहीं होगा इससे, तो क्योंकि न पैसा आ रहा है न पैसा जा रहा है, तो ये नो फ्लो है, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। डिविडेंड रिसीव्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, किसके लिए, नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए। और फाइनेंसिंग कंपनी का तो काम ही यही होता है, तो इसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा, बी इज द राइट आंसर। बिल्डिंग परचेस हर एक के लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा, डिविडेंड पेड हर कंपनी के लिए फाइनेंसिंग होगा, तो ऑपरेटिंग बी इज द राइट आंसर। ये 1 मार्क के 4 क्वेश्चन पूछे, जिसमें 2 क्वेश्चन कैश फ्लो को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट देखिए 31 नंबर क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का है, क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग कंपेरेटिव बैलेंस शीट एज एट 31 March 24 एंड 25। 24 का डाटा दिया, 25 का डाटा दिया, कुछ आइटम्स हाइडिंग है। अब 6 लाख और यहाँ पर एब्सोल्यूट चेंज है 3 लाख रुपीज, तो ये कैसे आएगा, तो ध्यान दें, हम एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालते हैं, ये हमारा कॉलम होता है ए, ये बी माइनस ए इज इक्वल टू सी। हम क्या करेंगे, इसमें से इसे माइनस करा है, इट मींस व्हाट, यहाँ पर 9 लाख होंगे, तो 9 लाख में से 6 लाख माइनस करेंगे तो 3 लाख आएगा, यहाँ पर 9 लाख आंसर आएगा। देन 3 लाख नील, तो यहाँ पर भी एब्सोल्यूट चेंज क्या है, नील है, यहाँ पर कितना होगा, 3 लाख ही होगा, क्योंकि एब्सोल्यूट चेंज कुछ नहीं, मतलब दोनों सेम होना चाहिए। परसेंटेज चेंज में क्या आएगा, डैश, कोई चेंज नहीं हुआ। करंट लायबिलिटी यहाँ पर 3 लाख है, यहाँ पर 2 लाख है। अब ध्यान दें, इसमें से इसे माइनस करा, इसमें से इसे माइनस करा तो 2 लाख है, तो यहाँ पर क्या होगा, नहीं समझ में आया तो क्या करो, बी में से ए को माइनस कर रहे हैं, हमारा बी क्या है 3 लाख माइनस ए हमें नहीं पता, और उसका आंसर कितना है 2 लाख। ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये पता होना चाहिए यहाँ पे क्या आता है, सी इज इक्वल टू बी माइनस ए, तो हमारा सी ये है 2 लाख, 3 लाख माइनस ए, तो इधर इसको इधर उधर करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 1 लाख रुपीज। 3 लाख माइनस 1 लाख 2 लाख। अब यहाँ पर निकालना है इसका परसेंटेज। अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं, यहाँ पर भी परसेंटेज निकालना था, निकाला नहीं। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा डी कॉलम है, ये कैसे निकलेगा, डी इज इक्वल टू सी बाय ए इंटू 100। सी कितना है 3 लाख, 3 लाख बाय ए 6 लाख इंटू 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 50%, यहाँ पर तो डैश रहेगा। फिर 2 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, 2 लाख डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100, यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 200%। क्या आंसर आएगा 200%। अब टोटल में सब जगह क्वेश्चन मार्क लगाए तो हम फिल कर लेंगे, 6 + 3 + 1 टोटल हो गई 10 लाख, 9 लाख, 3 लाख और 3 लाख, इन तीनों को ऐड कर दो, यहाँ आया 15 लाख, टोटल 15 लाख हो गई। 15 लाख में से 10 लाख माइनस का तो क्या रिमेनिंग रहा 5 लाख, और इस 5 लाख को जब हम 10 लाख से डिवाइड करेंगे और सॉल्व करेंगे तो 50% इज द राइट आंसर। अगला पॉइंट बड़ा अच्छा है, नॉन करंट एसेट कितनी है 7 लाख। यहाँ पर क्या है नहीं पता, यहाँ पर क्या है नहीं पता, पर परसेंटेज चेंज कितना है 50%, परसेंटेज चेंज कितना है 50%। तो ध्यान दो, इस 7 लाख का
आप क्या करते हैं, एफ आपका फॉर्मूला क्या है, ये आपका फॉर्मूला है D इज इक्वल टू C बाय ए। हमारे पास D का आंसर पता है कितना 50, C हमें नहीं पता, ए क्या है 7 लाख, तो 7 लाख यहाँ लिख दिया हमने इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 50 इंटू 7000 करेंगे तो कितना है 3,50,000। तो जब आप ये आपको पता है कि यहाँ पर क्या आता है B माइनस ए और यहाँ पर D इज इक्वल टू C बाय ए इंटू 100। जब आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपकी कभी गलती नहीं होगी। तो यहाँ C की वैल्यू है 350। अब C कैसे आता है, C इज इक्वल टू B माइनस ए, C इज इक्वल टू B माइनस ए। हमारे पास B नहीं पता, माइनस ए कितना है 7 लाख, इज इक्वल टू इसका आंसर कितना है C 3,50,000। इस 7 लाख को पीछे बेचेंगे 350 में, वो जाके क्या होगा फिर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ आंसर आएगा 10,50,000। यहाँ क्या आंसर आएगा 10,50,000 रुपीज। अब यहाँ पर करंट एसेट की वैल्यू गायब है, तो करंट एसेट कितनी होगी 3 लाख। क्यों 3 लाख, टोटल है 10 लाख, ये 7 लाख, तो करंट एसेट कितनी होगी 3 लाख की। ये 15 लाख है, ये 1050, तो रिमेनिंग 4,50,000 यहाँ पर आ गया। 450 में से 3 लाख माइनस का तो 1,50,000। इस 150 को 3 लाख से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 50%। और टोटल वापस से यही आ गई हमारी 10 लाख, जो ऊपर थी वही टोटल यहाँ आएगी 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख और 50%। तो कंपेरेटिव क्वेश्चन में भले ही क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन था पर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा थी। इसके और में जो क्वेश्चन आया, प्रिपेयर अ कॉमन से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर 31 मार्च 25। अब देखो सिर्फ 1 ईयर के डाटा दिया। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम इन दोनों को ऐड करेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 40 लाख रुपीज, अदर इनकम 6 लाख रुपीज, टोटल हो गया 46 लाख रुपीज। ये कह रहा था हमारा टोटल रेवेन्यू। क्या कहेंगे हम इसको, टोटल रेवेन्यू। हम लिखेंगे एक्सपेंसेस। देखिए एक्सपेंस क्या है, सबसे पहले लाइन से यदि हम चले तो परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एक्सपेंस हेडिंग में, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड वैल्यू है 10 लाख रुपीज। नेक्स्ट होता है चेंज इन इन्वेंट्री। आप आगे पीछे भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पर लाइन से लिखना चाहिए। चेंज इन इन्वेंट्री 2 लाख रुपीज से नेगेटिव, यही चेंज इन इन्वेंट्री। देन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 8 लाख रुपीज, ये हमारे हैं 8 लाख रुपीज। देन अदर एक्सपेंसेस 4 लाख रुपीज, हमने इसकी भी टोटल कर ली। टोटल एक्सपेंसेस 10 लाख, 18 और 4 22 लाख में से 2 लाख माइनस का 20 लाख रुपीज। तो यहाँ पर हमारा आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना 46 लाख में से 20 लाख माइनस का है तो 26 लाख। देन एक और चीज दी, टैक्स रेट 50%, तो लेस करेंगे टैक्स रेट 50%, तो 26 लाख का 50% निकालेंगे तो 13 लाख। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो रिमेनिंग बचा 13 लाख क्या कहलाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया 13 लाख। अब ये तो हमने क्वेश्चन बनाया, अब इसको कंपैरेटिव कॉमन साइज कैसे करेंगे, तो कॉमन साइज में क्या करते हैं, सेल्स को 100 डिज्यूम करते हैं, तो सेल्स को 100 करा, फिर हर आइटम को किससे डिवाइड करेंगे, सेल्स से। मीन्स व्हाट, 6 लाख को हम डिवाइड करेंगे किससे, 40 लाख रुपीज से, और इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्व करा तो यहाँ पे 15 हमारा आंसर आया। इन दोनों को ऐड कर दें 115 हो गया। फिर 10 लाख को डिवाइड करेंगे 40 लाख से, 10 लाख डिवाइड बाय 40 लाख इंटू 100। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 25। ऐसे ही 2 लाख को डिवाइड करेंगे 40 लाख से, तो सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 5% नेगेटिव। 8 लाख को डिवाइड करेंगे 40 लाख से, तो आपका आंसर आएगा 20%। 4 लाख को 10 लाख 40 लाख से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 10%। इसकी टोटल कर दें। और ऐसे भी देखिए 20 लाख को डिवाइड करेंगे 40 लाख से 50% आना चाहिए, चेक करें। 25 और 20 45 और 10 55 में से 5 गया 50। देन 26 लाख, अच्छा अब एक और 115 में से 55 माइनस का तो कितना बचा, 65% निकालने की जरूरत ही नहीं है। 65 पे 50% टैक्स है, तो इसका भी 50% टैक्स निकालें तो 32.5 आएगा और रिमेनिंग भी 32.5 बच जाएगा। तो यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। 26 लाख को जब आप 40 लाख से डिवाइड करेंगे तो आपका 65% ही आएगा। 13 लाख को जब आप डिवाइड करेंगे 40 लाख से तो भी आपका 32.5% ही आएगा। तो जिस तरीके से इस कॉलम को बनाया है उसी तरीके से आप आगे इस वाले कॉलम को भी बना लेंगे तो आपके आंसर्स बिना कैलकुलेट करे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा चेंज है। हर बार जो क्वेश्चन आते थे उसके मुकाबले हर बार जो क्वेश्चन आते थे हर साल यहाँ पर मेजर हेड और सब हेड पूछते थे। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक का जो फर्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, उसमें से मोस्टली मेजर हेड और सब हेड पूछते थे, पर इस बार मेजर हेड और तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा, गिव 2 एग्जांपल ऑफ इन्वेंट्री एक्सेप्ट रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स एंड स्टॉक इन ट्रेड। अब यदि आप लोगों ने ध्यान से करंट रेशियो पढ़ा होगा, करंट रेशियो में क्या होता है पता है, करंट रेशियो में हम इन्वेंट्रीज में से माइनस करते हैं 2 चीज। क्या माइनस करते हैं, लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स। यहाँ पर इन्वेंट्री में कुल मिलाकर 6 आइटम आते हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, और 2 आइटम क्या होते हैं, लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। तो रिमेनिंग 2 को यहाँ पर पूछा गया। करंट रेशियो निकालते समय हम इन्वेंट्रीज में से ये दोनों आइटम ही माइनस करते हैं। तो बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, याद रहने पे ही है। नेक्स्ट देखिए
वेयर विल यू डिस्क्लोज द अमाउंट ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ आउट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखो ये हमने कंपनी में पढ़ा था और साथ में ये कंपनी के पढ़ने के साथ साथ ये हमें स्टेटमेंट ऑफ P&L जो बनता है फर्स्ट टॉपिक में, हमने बैलेंस शीट तो देखी, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ P&L भी है। स्टेटमेंट ऑफ P&L में एक्सपेंसेस की हेड होती है, तो उन एक्सपेंसेस की हेड में जैसे अभी अपन ने इस क्वेश्चन में लिखी थी कि परचेज, चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, यहाँ पर एक हेड और होती है, वो होती है फाइनेंस कॉस्ट। तो ये फाइनेंस कॉस्ट में ये शो होता है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर जो रिटर्न ऑफ होता है वो। बहुत ज्यादा बारीकी के क्वेश्चन पूछेगा ये वाले। तो वेयर विल यू डिस्क्लोज परचेस ऑफ रॉ मटेरियल इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। अब परचेस ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ आता है, तो याद ऊपर एक क्वेश्चन आया था, इसमें मैंने रॉ मटेरियल छोड़ दिया था आपका। रॉ मटेरियल को छोड़ के बाकी सब के लिए अपने चेंज इन इन्वेंट्री निकाला था। तो रॉ मटेरियल सबसे पहली आइटम होती है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कहाँ पर आएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में, तो इसका आंसर आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। अब देखो लिखने के लिए तो एक एक वर्ड है, पर ये पता हो तो हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा डीपली जो चीजें हैं उनको पूछा गया है यहाँ पर। नेक्स्ट देखें, क्विक रेशियो ऑफ रॉक्सी लिमिटेड इज 0.8:1। स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इंक्रीज, डिक्रीज और विल हैव नो चेंज ऑन द रेशियो। ठीक है, अब देखिए कौन से रेशियो की बात कर रहे हैं, क्विक रेशियो की। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। अगर आया फर्स्ट पॉइंट क्या, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अब गुड्स परचेज करा, गुड्स जब आप परचेज करेंगे, गुड्स जब आप परचेज करेंगे तो लिक्विड एसेट पे चेंज पड़ेगा क्या, तो नहीं पड़ेगा। गुड्स परचेज करने से स्टॉक बढ़ेगा, स्टॉक करंट एसेट का तो पार्ट होता है पर लिक्विड एसेट का पार्ट नहीं होता है, तो स्टॉक पे कोई चेंज नहीं पड़ा, मतलब लिक्विड एसेट पे कोई चेंज नहीं आया। करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, क्यों इंक्रीज हो गई, हमने क्रेडिट पे गुड्स परचेज करा तो क्रेडिटर्स बढ़ गए। यहाँ पर करंट लायबिलिटी जब जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा, जब जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो रेशियो डिक्रीज होगा, रेशियो क्या होगा, डिक्रीज होगा। और यहाँ पर इसका आप रीजन क्या लिखेंगे, रीजन इसलिए लिखेंगे कि यहाँ पर करंट लायबिलिटी इंक्रीज होने के कारण रेशियो डिक्रीज होगा। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लायबिलिटी होते हैं और ये पेमेंट करेंगे तो कैश से पेमेंट करेंगे जो लिक्विड एसेट होती है, तो इससे दोनों माइनस हो गए, लिक्विड एसेट भी माइनस हो गई और करंट लायबिलिटी भी माइनस हो गई। जब दोनों माइनस हो जाए तो हमें देखना चाहिए रेशियो, देखना चाहिए रेशियो क्या है, 0.8:1। जब भी रेशियो 1 से कम हो, रेशियो 1 से कम है तो हम देख रहे हैं यहाँ पर दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। अब एसेट कम होगी तो रेशियो डिक्रीज होगा और लायबिलिटी कम होगी तो रेशियो इंक्रीज होगा, ये दो डिफरेंट बातें हैं। और जब रेशियो 1 से कम हो, जब रेशियो 1 से कम है तो हम यहाँ पर फॉलो करेंगे न्यूमरेटर को, है ना। रेशियो 1 से कम हो तो हमें किस पे फोकस करना चाहिए, न्यूमरेटर पे। न्यूमरेटर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और न्यूमरेटर डिक्रीज होगा तो रेशियो भी डिक्रीज होगा। फिर से देखिए रूल बोलता हूँ, यदि दोनों पे चेंज आए, न्यूमरेटर पे भी चेंज आए, डिनोमिनेटर पे भी चेंज आए, तो देखना चाहिए यदि रेशियो 1:1 है तो कोई चेंज ही नहीं आएगा। रेशियो यदि यहाँ पे 2:1 होता तो हम डिनोमिनेटर पे फोकस करते हैं, न्यूमरेटर पे फोकस नहीं करते। और रेशियो यदि लेस देन 1 हो तो हम न्यूमरेटर पे फोकस करेंगे, डिनोमिनेटर पे फोकस नहीं करेंगे। तो न्यूमरेटर डिक्रीज हो रहा है तो रेशियो भी डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है सेल ऑफ फिक्स एसेट एट 20% लॉस। अब इससे क्या होगा, फिक्स एसेट कम होगी, हमारे रेशियो का पार्ट नहीं है। और इससे क्या होगा, लिक्विड एसेट इंक्रीज हो जाएगी। प्रॉफिट लॉस से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ लिक्विड एसेट इंक्रीज होगी। सिर्फ अकेला न्यूमरेटर इंक्रीज होगा तो रेशियो इंक्रीज होगा, न्यूमरेटर अकेला इंक्रीज होगा तो रेशियो इंक्रीज होगा। हम यहाँ पर रीजन क्या देंगे, बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजिशन लिक्विड एसेट इज इंक्रीजिंग सो रेशियो विल इंप्रूव। नेक्स्ट है इश्यू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम टू वेंडर। हमने डिबेंचर इश्यू करे प्रीमियम पर वेंडर्स को। वेंडर मींस व्हाट, जिनसे अपन ने बिजनेस परचेस करा, तो जिनसे हमने बिजनेस परचेस करा वो नॉन करंट लायबिलिटी है, और नॉन करंट लायबिलिटी को पेमेंट में नॉन करंट एसेट दी गई। नॉन करंट लायबिलिटी, एक नॉन करंट लायबिलिटी के पेमेंट में दूसरी नॉन करंट लायबिलिटी दी गई, तो यहाँ पर इसका कोई इंपैक्ट एसेट पे नहीं है, इवन किसी भी आइटम पे इसका कोई चेंज नहीं आएगा, तो इससे कोई चेंज रेशियो पे नहीं पड़ेगा। अब इसके और में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। क्या निकालने को बोला, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखे, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ये फॉर्मूला था नेट क्रेडिट सेल्स या नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब देखिए क्या क्या दिया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट, कैश सेल 20% ऑफ टोटल सेल्स। यहाँ तो बड़ी अच्छी बात है, देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया और ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट भी दे रखा है। अब याद है हम लोग पर 1 मार्क का क्वेश्चन करा था, उस 1 मार्क के क्वेश्चन में हमें दे रखी थी कॉस्ट ऑफ, हमें दे रखी थी सेल्स और परसेंटेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे था, और इस बार दी भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और परसेंटेज भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 6 लाख, उसमें हम क्या करेंगे, हमारा प्रॉफिट ऐड कर देंगे। प्रॉफिट कितना है 25% प्रॉफिट निकाल के ऐड करा, 1,50,000 आया। 7,50,000 क्या हो गई हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्या निकला ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब हमें क्या चाहिए फॉर्मूले में, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट सेल या क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो क्वेश्चन में क्या लिखा, 20% ऑफ टोटल सेल्स क्या है, कैश सेल्स है, तो इसमें से लेस कर दी कैश सेल्स। इस 7,50,000 का 20% निकालेंगे तो वो आएगा 1,50,000,
और जब इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 6 लाख रुपीज। तो 6 लाख क्या मिल गया हमको, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट क्रेडिट सेल्स मिल गई। देन हमें क्या चाहिए, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, ओपनिंग कितने हैं 10,000, क्लोजिंग कितना है 20,000, सॉरी ओपनिंग डेटर्स है 1 लाख और क्लोजिंग डेटर्स है 2 लाख। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ओपनिंग 10,000 है, क्लोजिंग 20,000। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमें कोई मतलब नहीं है, ओपनिंग डेटर्स है 1 लाख के और क्लोजिंग डेटर्स 2 लाख, इन दोनों को ऐड करा 3 लाख, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1,50,000। तो हमारे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी हमने, नेट क्रेडिट सेल्स 6 लाख और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 1,50,000। यहाँ हमारा आंसर है 4 टाइम्स, क्या लिखना चाहिए 4 टाइम्स। और जिसमें ऊपर कहा था कि वो 1 मार्क का क्वेश्चन इतना हैवी क्वेश्चन था कि 3 मार्क जितना हो जाए, यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन 4 मार्क का है और उतना ही बड़ा क्वेश्चन है जितना वहां पर था। तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, यदि आपको फॉर्मूला पता है तो आप क्वेश्चन बड़ी इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 जो कि 6 मार्क्स का है, जो कि कैश फ्लो का रहता है। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स अग्रवाल लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 24 एंड 31 मार्च 25 along with additional information are given below. You are required to calculate operating profit before change in working capital. क्या निकालना है, सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है वर्किंग कैपिटल के चेंज के बाद, चेंज के पहले। मीन्स व्हाट, हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो 3 स्टेप्स होती है उसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेप सॉल्व करना है। चेंज इन करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के इंपैक्ट पर ध्यान नहीं देना है। और एक और क्या निकालना है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, 25 और 24 हमेशा ईयर देखा करे, हमें यहाँ इस साइड से इस साइड की ओर देखना है। इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, 10% प्रेफरेंशियल कैपिटल गिवन है, कैश क्रेडिट एक तरह का लोन होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया है, 12% डिबेंचर दिए, बैंक को ड्राफ्ट दिया है और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्वेश्चन में गिवन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, न्यू इक्विटी शेयर्स एंड डिबेंचर वर इशूड ऑन लास्ट डे ऑफ द करंट अकाउंटिंग ईयर एंडेड 31 मार्च 25। डिबेंचर वर इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 5% which was written off at the end of year. Then dividend on preferential and interim dividend on 15% on paid equity share on 31 March 25। हमने प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड पे करा है और इंटरिम इक्विटी शेयर को इंटरिम डिविडेंड पे करा है। प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम ऑन 1 अप्रैल 25 एट ए प्रीमियम 5%। द प्रीमियम वाज प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट है इस क्वेश्चन में। मुझे लगता है यहाँ पर डेट गलत है, 1 अप्रैल 25 को यदि रिडीम किए तो 1 अप्रैल 25 तो इस डेट के बाद की बात है। यहाँ पर डेट 1 अप्रैल 25 नहीं होते, 1 अप्रैल 24 होगा तो ही हम इसका इम्पैक्ट यहाँ पर देंगे। यहाँ पर डेट 1 अप्रैल 24 मान के ही यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखें क्वेश्चन में हमें सबसे पहले प्रॉफिट चाहिए, तो हम ले प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट ऑफ 2025। हम यहाँ से स्टार्ट करें। 25 में प्रॉफिट कितना दिया है 8 लाख रुपीज, इसमें माइनस करेंगे लास्ट ईयर का 6 लाख रुपीज, ये 8 लाख, इसमें लेस करा प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट ऑफ 2024 6 लाख रुपीज लेस करा, रिमेनिंग रहा 2 लाख रुपीज। अब इसमें हम ऐड करते हैं एप्रोप्रिएशन आइटम। क्या इसमें ऐड करेंगे, एप्रोप्रिएशन आइटम। एप्रोप्रिएशन आइटम कितनी होती, 3 आइटम एप्रोप्रिएशन आइटम थी, डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स। डिविडेंड्स, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो डिविडेंड हमेशा इन्फॉर्मेशन में देखना चाहिए, तो बी पॉइंट दिया है। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंशियल एंड इंटरिम डिविडेंड एट 15% वर पेड ऑन इक्विटी शेयर ऑन 31 मार्च 25। 31 मार्च 25 को हमने इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड पे करा है। तो ध्यान दें, देखिए इक्विटी शेयर पे हम डिविडेंड निकालेंगे किस पे, लास्ट ईयर की वैल्यू पे 9 लाख। अब 9 लाख का कितना परसेंट निकालना है हमें, 15%। तो इंटरिम डिविडेंड देंगे हम इक्विटी शेयर को, तो डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर या इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर किस वैल्यू पे निकालेंगे हम, हमारे लास्ट ईयर की वैल्यू कितनी है 9 लाख, 9 लाख पे निकालेंगे। 9 लाख का 15% निकाला हमने, 90,000 और 45,000, 1,35,000। और यदि आपने इक्विटी शेयर को डिविडेंड दिया तो आपको प्रेफरेंस शेयर को भी डिविडेंड देना पड़ेगा, डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब ध्यान दें, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड हमें हर साल पे करना पड़ता है, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड पे करना पड़ता है। अब प्रेफरेंस शेयर ओपनिंग डेट पे कितने के थे 5 लाख के और क्लोजिंग डेट पे कितने गए 4 लाख के। और जो मैंने चेंज करा ना ईयर में, वो यहाँ पर भी बात सही दिखती है कि हमने ये ईयर के स्टार्टिंग में ही रिडीम कर दिए। और यदि ईयर के स्टार्टिंग में ही रिडीम कर दिए तो यहाँ पर इस 5 लाख के डिबेंचर 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर साल भर रहे ही नहीं, वो कितने के रहे 4 लाख के। तो हमें 4 लाख के प्रेफरेंस शेयर पर ही 10% डिविडेंड देना पड़ेगा। तो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड कितने पे निकलेगा 4 लाख का 10%, 40,000 रुपीज डिविडेंड पहली आइटम हुई। दूसरी चीज क्या होती है, ट्रांसफर टू रिजर्व। क्वेश्चन में कहीं रिजर्व के बारे में कोई बात बोली क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, कैश क्रेडिट है, प्रॉफिट लॉस है, डिबेंचर है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कहीं पर भी नहीं है। तो डिविडेंड यहाँ पर नहीं आया, तो ट्रांसफर टू यहाँ पर नहीं आया। देन अगली चीज होती है प्रोविजन फॉर टैक्स, तो प्रोविजन फॉर टैक्स भी यहाँ पर नहीं आया। तो हम इन सब चीजों को ऐड कर ले तो हमारा जो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आ गया 3,75,000। इसे हम क्या कहेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ये हमारी पहली स्टेप होती है जिसमें हम क्या करते हैं, एप्रोप्रिएशन के आइटम का इम्पैक्ट देते हैं। इसी स्टेप को हम आगे बढ़ा दें, क्या लिखेंगे, एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम। एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम, यहाँ पर करीबन
4 आइटम तो ऐसी होती है जो हर क्वेश्चन में आती। देखिए क्या होती है। फर्स्ट आइटम होती है डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर, दूसरी होती है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स सेट, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स सेट। तो यहाँ पर असेट के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो डेप्रिसिएशन नहीं है। यहाँ पर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स सेट भी नहीं है। थर्ड होती है रिटर्न ऑफ इंटेंजिबल इन फिक्टिशियस एसेट, तो क्वेश्चन में कहीं पर भी एसेट के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। यदि गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क रिड्यूस हो रहे हैं तो जितने से रिड्यूस होंगे वो इस कैटेगरी में आएंगे। अगली आइटम होती है इंटरेस्ट पेड एंड रिसीव्ड, तो ध्यान दें क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि इंटरेस्ट पेड है, और यदि किसी आइटम के साथ परसेंटेज लगा हुआ है, डिबेंचर के साथ लगा हुआ है, तो आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। अब किस वैल्यू पे करना है, तो इन्होंने क्या कहा क्वेश्चन में, डिबेंचर के बारे में क्या लिखा, न्यू इक्विटी शेयर एंड डिबेंचर वर इशूड ऑन लास्ट डे ऑफ द करंट अकाउंटिंग ईयर, लास्ट डे को इशू करें, मतलब ईयर के एंड में इशू करें। तो ध्यान दें यदि कोई सी भी चीज ईयर के एंड में हो, कोई सी भी चीज ईयर के एंड में हो तो कैलकुलेशन किस पे होगा, ईयर के बिगिनिंग पे। कोई सी भी चीज ईयर के एंड में तो कैलकुलेशन किस पे होगा, ईयर के बिगिनिंग पे। ऐसे अपन ने डिविडेंड भी एंड में इशू हुआ तो बिगिनिंग पे करा, ये बिगिनिंग में हो गया तो कैलकुलेशन किस पे करा, एंड पे। ध्यान दे ईयर के एंड में कोई चेंज आया तो कैलकुलेशन किस पे होगा, बिगिनिंग पे, और ईयर के बिगिनिंग पे यदि चेंज हो जाए तो कैलकुलेशन किस पे होगा, ईयर के एंड पे। तो हमने ईयर एंड की वैल्यू पे यहाँ पर कैलकुलेशन किया, किसमें, प्रेफरेंस शेयर में, और इक्विटी शेयर में बिगिनिंग वाली पे करा, क्यों, यहाँ पर डेट्स थी। देन इंटरेस्ट की बात करें तो ये भी चेंज कब हुआ, ईयर के एंड में हुआ, तो कैलकुलेशन बिगिनिंग वाली वैल्यू पे हुआ, 3 लाख पे निकालेंगे, 3 लाख कितना, 12%, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आपका 36,000, 3 लाख का 12%, 36,000 रुपीज। देन मोस्टली आइटम हमारी बुक में बहुत कम है, पर यहाँ पर इस आइटम के दो बार इंपैक्ट आए। देखिए क्या चीज है, डिबेंचर, ये तो डिबेंचर वर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% विच वर रिटर्न ऑफ एट द एंड ऑफ द ईयर। डिबेंचर हमने इशू करे थे डिस्काउंट पे जो रिटर्न ऑफ हो गए। अब यदि आपने कंपनी चैप्टर पढ़ा होगा तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करने की हम एक एंट्री करते हैं, वो क्या करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करते हैं यदि सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल हो तो, और यदि अवेलेबल नहीं है तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को डेबिट करते हैं। ये पैसा यहाँ पर कहीं सिक्योरिटी प्रीमियम की बात नहीं हो रही है, तो हम क्या मानेंगे कि यह पीएनएल में से ही पैसा लिया गया। तो जो चीज़ें पीएनएल में से निकाल ली गई है या माइनस करी गई है वो वापस से हम ऐड करते हैं। तो डिबेंचर जो हमने इशू करें, कितने का डिबेंचर इशू करें, पहले 3 लाख के थे, अब 4 लाख के हो गए, मतलब 1 लाख के डिबेंचर इशू करें। किस वैल्यू पे इशू करें, 5% डिस्काउंट पे इशू करें, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हमने राइट ऑफ कराए, तो वो यहाँ पर ऐड होगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 5,000 रुपीज। क्यों ऐड करा, क्योंकि इसका पैसा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में से निकाल लिया था, तो वापस से ऐड करेंगे। ध्यान दे ये जो दोनों स्टेप होती है, इन दोनों स्टेप में हम क्या करते हैं, रिवर्स काम करते हैं। रिवर्स काम करना मतलब क्या, यदि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्लस हो चुका तो हम माइनस करेंगे, और माइनस हो चुका तो हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ माइनस हो चुकी है तो हम क्या करेंगे, इसको वापस से प्लस करेंगे। ऐसे ही एक और आइटम है लास्ट में, प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम ऑन 1 अप्रैल 24 एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, इसमें 5% की प्रीमियम पे, और किससे, आउट ऑफ प्रॉफिट, ये भी किससे करिए, आउट ऑफ प्रॉफिट से करिए। तो प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन देखे 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर 4 लाख के हो गए, तो अगेन ये 1 लाख के से रिडीम हुए, और ये जो रिडीम हुए इसकी प्रीमियम भी कहाँ से एडजस्ट करिए, प्रॉफिट एंड लॉस से ही करिए। तो यहाँ पर ये भी आया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये 5,000 भी हमने यहाँ पर लाके लिखे। तो 2 बार यहाँ पर 5,000 आए, एक डिबेंचर का डिस्काउंट और रिडम्पशन प्रीमियम का। अब इन सबको ऐड कर ले, 375 में हमने ऐड करा 10,345 और उसमें 36 ऐड करें, इन सबको ऐड करा तो 4,21,000 हमारा आंसर आया। ये क्या है, वही जो उन्होंने पूछा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो यह है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो ये 2 आइटम बड़े स्पेशल से आइटम थे इस क्वेश्चन में। डिविडेंड भी बड़ा स्पेशल था। इक्विटी शेयर का डिविडेंड पन्ने कैसे पे निकाला, ओपनिंग वैल्यू पे, क्योंकि चेंज क्लोजिंग वैल्यू पे हुआ, क्लोजिंग डेट पे हुआ, और प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड हमने निकाला क्लोजिंग वैल्यू पे, क्योंकि चेंज हुआ ओपनिंग डेट पे। तो इस कारण से ये डेट वाला इंपैक्ट यहाँ पर रहा। देन अब हम बनाए फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या बनाएंगे हम, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो रहा है, 3 लाख रुपीज से इंक्रीज हो रहे हैं। यदि इक्विटी शेयर इंक्रीज हुए तो हम कहेंगे इश्यू ऑफ शेयर, 3 लाख रुपीज से इंक्रीज हुए तो 3 लाख रुपीज हमारे पैसे आए इनफ्लो। देन प्रेफरेंस शेयर क्या हो गए, कम हो गए, तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 1 लाख रुपीज से कम हुए। अब ध्यान दें इनका रिडम्पशन किस पे हुआ, 5% प्रीमियम पे हुआ। इट मीन्स व्हाट, हमने 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर का तो पेमेंट करा ही करा, साथ में उस पर हमने 5% प्रीमियम भी पे करी, तो कुल पेमेंट 1,05,000 रुपीज का हुआ, 1,05,000 होगा। देन कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट भी एक लोन होता है, लोन इंक्रीज हुआ तो लोन टेकन, कैश क्रेडिट टेकन, कितने से, 1,50,000 से। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हर तरह का लोन आता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म। तो कैश क्रेडिट एक शॉर्ट टर्म लोन है, पर फिर भी वो यहाँ पर आएगा। देन प्रॉफिट लॉस का हम यूज कर चुके हैं। 12% डिबेंचर, 12% डिबेंचर क्या हुआ, यहाँ पर बढ़ गए तो हमने क्या करा, इशू करा, इशू ऑफ डिबेंचर। अब हमने ध्यान दिया डिबेंचर काय पे इशू करा था, डिस्काउंट पे इशू करा था। तो इस टिप्स का मतलब कि हमें पूरे पैसे नहीं मिले,
तो 1 लाख में से 5,000 माइनस करके रिमेनिंग 95,000 हम यहाँ पर लाके लिखेंगे। ये भी एक अच्छा पॉइंट था, बहुत कम क्वेश्चन में आया। देन ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हुआ तो करंट लायबिलिटी भी यहाँ पर लोन के रूप में तो आएगी। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट 25,000 ये भी रहा प्लस में, और मैं माइनस करना भूल गया। यहाँ पे 1,05,000 माइनस में आएंगे। जो हमने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करा, पैसा गया तो माइनस करेंगे। कैश क्रेडिट ली तो पैसा आया, डिबेंचर इशू करे तो पैसा आया, लोन लिया तो भी पैसा आया। ये सब फंड रेज करें तो इनफ्लो हो रहा है। और देखिए क्या है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये भी एक अगेन बहुत अच्छा पॉइंट आया। हमने डिबेंचर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करा था कितना, 3 लाख का 12% 36,000। अब इस 36,000 में से 3,000 रुपीज तो इंटरेस्ट पे करना बाकी रह गया। तो हमने इंटरेस्ट कितना पे करा, 33,000 इंटरेस्ट पेड। 33,000 नॉर्मली हम क्या करते हैं, सेम अमाउंट लिखते हैं, जो ऊपर आता है वही हम नीचे भी माइनस होता है, पर यहाँ पर इंटरेस्ट पेड 33,000 रुपीज ही यहाँ पर आएगा। देन हमने क्या करा, डिविडेंड भी पे करें, प्रेफरेंस शेयर पे भी डिविडेंड पे करा और इक्विटी शेयर पे भी डिविडेंड पे करा, तो डिविडेंड का पेमेंट भी आउटफ्लो होगा। तो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर 40,000 रुपीज से आउटफ्लो, और इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर 1,35,000 रुपीज से आउटफ्लो। एडअप करें, पॉजिटिव ऐड कर ले, 3 लाख पॉजिटिव के हैं, देन 150 पॉजिटिव के हैं, देन 95,000 पॉजिटिव के हैं, देन 25,000 पॉजिटिव के हैं। हमारे पॉजिटिव टोटल ही 5,70,000। इसमें माइनस करेंगे नेगेटिव आइटम कितनी, 1,05,000 और 1,35,000, इन दोनों को ऐड करा था 240 और 40 280 और 33, 3,13,000 हम इसमें से माइनस कर दें। हमारा आंसर है 2,57,000 रुपीज से इनफ्लो। नेट इंक्रीज इन नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 2,57,000 से पॉजिटिव आंसर है। इस क्वेश्चन में कई सारे स्पेशल पॉइंट आए। पहला देखो, देखते लाइन से, डिविडेंड इंटरेस्ट पेड, नॉर्मली इंटरेस्ट पेड 36,000 हम ऊपर प्लस करते, 36,000 यहाँ माइनस करते, यहाँ पर 36 की जगह 33 आया। क्यों? क्योंकि ईयर के एंड में आउटस्टैंडिंग रहा। इशू ऑफ डिबेंचर डिस्काउंट पे का तो डिस्काउंट यहाँ पे माइनस हुआ। देन रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर का हुआ, प्रीमियम पे तो प्रीमियम प्लस करी। कैश के एक नया वर्ड आया, ये एक शॉर्ट टर्म लोन होता है, वो लिया। बैंक ओवरड्राफ्ट में इंक्रीज हो तो वो भी इनफ्लो हुआ। तो यहाँ पर कई सारे स्पेशल आइटम्स यहाँ पर इस क्वेश्चन में रहे। तो ये क्वेश्चन एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कैश फ्लो का, जिसमें कई सारी नई बातें यहाँ पर इस क्वेश्चन में रही है। तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारी बातें जो आती थी वो पता ही पड़ेगी, और ये कुछ एक्स्ट्रा बातें भी आपको यहाँ पर इसमें जानकारी मिल गई।